नमस्कार मित्रों, रेनेसा क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज से हम एक नए विषय की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं और वो है पाश्चात्य काव्यशास्त्र। पाश्चात्य काव्यशास्त्र। अभी तक हमने भारतीय काव्यशास्त्र के सिद्धांतों का अध्ययन किया है और अब हम बात करेंगे पाश्चात्य काव्यशास्त्र। एक बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है। यूजीसी नेट जीआरएफ के हिसाब से यहाँ से 4 से 5 सवाल और सहायक प्रोफेसर का जो आप पेपर दे रहे हैं उसमें 30 प्रश्न इस यूनिट से निर्धारित है जो 15 अंक के आएंगे। मित्रों, ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें पाश्चात्य काव्यशास्त्र के सिद्धांतों से सवाल न आए। वो डीएसएसबी, केवीएस और एनवीएस तक की परीक्षा में, यहाँ तक कि स्कूल व्याख्याता आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी यहाँ से कुछ सिद्धांत विषय में लगे हुए हैं। ये बहुत आसान और बहुत जटिल भी है। समझ गए तो इससे आसान कुछ भी नहीं है, और नहीं समझ में आए तो ये बहुत दिक्कतें प्रदान करता है। इसलिए बहुत सहज रूप से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, और जिसमें हमारा अध्ययन का जो सबसे पहला विषय है वो है प्लेटो और अरस्तु। हम अध्ययन करेंगे प्लेटो का और अरस्तु का। प्लेटो के विभिन्न विचार और अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत, विरेचन सिद्धांत और त्रास्ती सिद्धांत। प्लेटो की काव्य विषयक मान्यताएं क्या रही हैं, इन पहलुओं की बात करेंगे। मित्रों, ये यूनानी विचारक हैं और ध्यान रहे कि प्लेटो से पाश्चात्य काव्यशास्त्र का प्रारंभ होता है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र का प्रारंभ होता है तो हमसे पूछे कि भाई पाश्चात्य काव्यशास्त्र के प्रवर्तक हम किसे मानेंगे, तो प्लेटो को। और सुकरात इनके गुरु हुआ करते थे। एक बार तो जो कॉलेज सहायक प्रोफेसर में इनको ही क्रम से लगवा लिया। आप ध्यान रखेंगे, गुरु शिष्य की परंपरा में, गुरु शिष्य की परंपरा में आप देखेंगे सबसे पहले तो इनके गुरु सुकरात हैं, तो सुकरात का नाम आएगा, फिर नाम आएगा प्लेटो का। लेकिन चूंकि पाश्चात्य काव्यशास्त्र के सिद्धांत के रूप में पहले प्रवर्तक तो प्लेटो का ही नाम आता है। प्लेटो के गुरु कौन है? सुकरात। सुकरात पहले है, फिर प्लेटो। और प्लेटो के शिष्य कौन है? अरस्तु। और अरस्तु के शिष्य सिकंदर महान, जो विश्व विजेता सिकंदर महान। तो ये एक परंपरा है कि किसके शिष्य कौन है। तो जैसे सिद्ध साहित्य से एक बार सवाल आया, सरेपा का शिष्य जो है सबरपा, सबरपा का शिष्य लुहीपा। तो उस प्रकार से आप यह ध्यान रखेंगे, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और सिकंदर महान, ये इनका क्रम होगा। मित्रों, एक एक करके हम विचारधारा की बात करेंगे। ये बहुत बड़े बड़े विचारधारा, बहुत बड़े नाम हैं। सुकरात को तो जहर का प्याला पिला करके, कुछ लोग कहते हैं फांसी दे करके मार दिया था। सुकरात कहा करते थे कि मैं ज्ञानी हूँ क्योंकि मुझे अपने अज्ञान का बोध है। यूनान के आज भी महान वाक्यों में से एक वाक्य माना जाता है। सुकरात की विचारधारा ने उस समय की राजनीति में बड़ी खलबल मचा दी थी। तो सुकरात, और हम सब जानते हैं कि जो प्रश्नोत्तर शैली है, संवाद शैली, इस प्रश्नोत्तर शैली, संवाद शैली के जन्मदाता सुकरात ही माने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि महान गुरुओं के शिष्य और भी महान बने। सुकरात से भी महान विचारधारा, प्लेटो से भी महान अरस्तु, और ये तो फिर विश्व विजेता सिकंदर महान। तो गुरु शिष्य की परंपरा तो मित्रों ऐसी होनी चाहिए, एक से बढ़कर एक शिष्य जो है गुरु से भी आगे निकलने लगे। सबसे पहले हम आज अध्ययन करेंगे वो है हमारा प्लेटो के काव्य विषयक विचार। प्लेटो के काव्य विषयक विचार।
इन्होंने कविता के बारे में, अनुकरण के बारे में, इन सब के बारे में अपनी बात कही है। प्लेटो यूनान के प्रथम पाश्चात्य काव्यशास्त्रीय विचारक माने जाते हैं। 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व इनका समय रहा है। 427 ईसा पूर्व से, ध्यान रखेंगे ईसा पूर्व में उल्टी गिनती होती है, 427 ईसा पूर्व से लेकर के और 347 ईसा पूर्व इनका जीवन काल रहा है। 347 ईसा पूर्व तक इनका समय रहा है। प्लेटो अफलातून के नाम से जाने जाते हैं। आपको हैरानी हो सकती है यह बात जान करके कि जीवन के कला, साहित्य, संगीत, विज्ञान ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिन क्षेत्रों में प्लेटो और अरस्तु ने अपने विचार प्रकट नहीं किए। आप संगीत का अध्ययन करेंगे तो संगीत संबंधी इनकी विचारधारा का अध्ययन करते हैं। साहित्य में हम पढ़ते हैं। राजनीति में तो सीधे सीधे प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा, दार्शनिक राजा का सिद्धांत और अरस्तु के सिद्धांत चलते हैं। और अरस्तु को तो जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो विज्ञान, चाहे साहित्य, राजनीति, दर्शन, कोई क्षेत्र इन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा जहां इन्होंने अपनी बात को नहीं कहा। मित्रों, काव्य के बारे में प्लेटो क्या सोचते हैं, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि जब तक हम प्लेटो के काव्य विचारों को नहीं जान सकेंगे तब तक हम अरस्तु के विचारों का मूल्यांकन सही से नहीं कर पाएंगे। अब मैं प्लेटो के बारे में आपसे कुछ भी बात करूं, उससे पहले मैं आपको कुछ सामान्य सी एक फिल्मी जानकारी की बात करूं। एक फिल्म है 300, हो सकता है आपने वो देखी हो, और ना देखी हो तो परीक्षा के बाद उसको देख लेना। अभी तो परीक्षा पर पूरा फोकस है। 300 उसका नाम है और बहुत ही अच्छी वो मूवी बनाई गई है और बहुत ही प्रेरणास्पद मूवी भी है। मित्रों, पूरे विश्व के नक्शे को कभी गौर से देखना, उसमें यूनान एक छोटा सा राज्य है, लेकिन सभ्यता, संस्कृति और वैभवशाली। ऐसे कहते हैं कि सुरा और सुंदरी का देश है यूनान। शक्ति के लिए, ललित कलाओं के लिए यूनान, हम सब जानते हैं कि प्राचीन यूनानी लैटिन साहित्य से पुनर्जागरण की शुरुआत हुई और यूनानियों का योगदान पुनर्जागरण का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मित्रों, यूनान चारों तरफ अपनी प्रतिगामी शक्तियों से घिरा हुआ था और ईरान में और यूनान में तो लंबे समय तक एक संघर्ष की स्थिति छाई हुई थी। जो 300 आप पिक्चर देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो उसमें भी दिखाया गया है कि ईरान का राजा है जरथुष्ट्र, वह जो है हजारों की फौज लेकर के यूनान पर आक्रमण करता है। और यूनान में लियोडोनस नाम का एक योद्धा है, और लियोडोनस नाम जो है, आप याद करो कि कर्नल टॉड ने एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में जब ये बात कही कि राजपुताने के हर घर में एक लियोडोनस बसता है, पूरा यूरोप चौंक गया और इतनी बड़ी मात्रा में विदेशी यात्रियों ने इस राजपुताना को देखने के लोग आए, क्योंकि लियोडोनस अपने आप में योद्धा की जीवंत प्रतिमूर्ति है। और यहाँ हर घर में लियोडोनस है तो भाई बात ही क्या है। तो वीर और योद्धा, तो उस 300 पिक्चर में दिखाया गया है कि यूनान के लिए जो है सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है अपनी प्रतिगामी शक्तियों से अपने देश की रक्षा करना। मात्र 300 सैनिकों के साथ में लियोडोनस ने किस प्रकार जरथुष्ट्र की सेना को तहस नहस कर दिया और जीता। हालांकि वो वीर गति को प्राप्त हुआ। आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ इस फिल्म की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस फिल्म का बहुत गहरा संबंध प्लेटो के काव्य विषयक विचारों से जुड़ा हुआ पहलू है। मित्रों, इस फिल्म में यूनान को एक ऐसे राज्य के रूप में दिखलाया गया है जिसमें साफ तौर पर बच्चा जब 6 वर्ष का होता है उसको प्रशिक्षण शिविर में अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा के लिए डाल दिया जाता है, और जब वो 10-12 वर्ष का होता है तो उसे उठा करके एक ऐसे भीषण जंगल में फेंक दिया जाता है कि जहाँ भयानक भेड़िए, भयानक जीव जंतु वहाँ है।
और एक भाला उसके हाथ में देते हैं और यूनान सोचता है कि यदि इस बच्चे में शक्ति है, यदि इस बच्चे ने सही प्रशिक्षण लिया है, तो ये जिंदा इस जंगल से लौटकर यूनान राज्य की सीमा में प्रवेश करेगा और ऐसे वीर योद्धा का ये यूनान स्वागत करता है। अन्यथा यदि ये कमजोर है, निर्बल है, तो भूखे भेड़ियों का निवाला बन जाए। राज्य को शक्तिहीन नहीं चाहिए। अब जो राज्य अपनी सुरक्षा के लिए इतना उन्मादग्रस्त है, तो आप समझ सकते हो कि यूनान राज्य में प्लेटो जैसे विचारक, जिन्होंने कहा कि इस आदर्श राज्य में पति पत्नी वाले संबंधों को साइड में कर दिया और इन्होंने कहा कि हर स्वस्थ शक्तिशाली पुरुष हर सुंदर स्त्री का पति है, आदर्श राज्य में सुंदर और शक्तिशाली संतान चाहिए। अब कितना बड़ा अराजकतावादी विचार है ये। आप देखिए, प्लेटो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। प्लेटो बहुत बड़े दार्शनिक थे और उन्होंने काव्य के संदर्भ में अपने जो भी विचार व्यक्त किए हैं, उन सब के मूल में ये बात छिपी हुई है कि यूनान जो है आदर्श राज्य कैसे बने, यहाँ आदर्श शक्तिशाली राज्य को स्थापित कैसे किया जाए, इन राजनीतिक और दार्शनिक विचारधारा से उन्होंने काव्य को देखा है। और जब प्लेटो काव्य को देखते हैं तो निष्कर्ष निकालते हैं कि कवि क्या करता है। कवि केवल पाठक की भावनाओं से छेड़छाड़ करता है, उसमें कामोद्रेक पैदा करता है और ऐसा करके वह पाठक को, आम नागरिक को अनैतिक बनाता है। इसलिए आदर्श राज्य से कवि का बहिष्कार है, ये कहना है प्लेटो का। और प्लेटो का साफ कहना है कि जो मूल आदर्श है, ध्यान रखना मूल आदर्श की बात कौन करते हैं, प्लेटो। प्लेटो कहते हैं कि जो मूल आदर्श है वह ईश्वरकृत वास्तविक सत्ता है। देखिए, प्लेटो कहते हैं कि एक तो है मूल आदर्श, ये जो मूल आदर्श है ये ईश्वरकृत वास्तविक सत्ता है और इसका जो अनुकृत रूप है ये है जगत। ये मूल आदर्श है जो ईश्वर की सृष्टि, ईश्वर के मस्तिष्क का जो विचार है, ये मूल आदर्श है। ईश्वर के दिमाग में आया कि सृष्टि बनानी चाहिए, उन्होंने जगत बना दिया। तो ये जो जगत है, दृश्यमान जगत, इसको कहेंगे कि दृश्यमान जगत। ये दृश्यमान जगत इस मूल आदर्श का क्या है, अनुकरण है। और फिर जो कवि या कलाकार है वो इस दृश्यमान जगत का अनुकरण करता है। तो कवि या कलाकार यहाँ पर है कवि या कलाकार। तो प्लेटो का ये कहना है कि कवि या कलाकार इस दृश्यमान जगत का अनुकरण करता है। तो एक प्रकार से ये क्या हो गया, तो ये तो अनुकरण का भी अनुकरण हो गया। सत्य तो यहाँ है, सत्य से एक दूरी यहाँ हो गई और सत्य से एक दूरी ये हो गई। तो सत्य से दोगुनी दूरी है, तो अनुकरण जो है सत्य से दोगुनी दूर होने के कारण भ्रांति की सृष्टि करता है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कविता जो है वो पहले से ही अनुकृत जगत का अनुकरण करती है, इसलिए कविता सत्य से दोगुनी दूर है, इसलिए वह अनुपयोगी है, वह त्याज्य है। मित्रों, आप ये बात तो बराबर ध्यान रखेंगे कि प्लेटो कला और अनुकरण के घनिष्ठ संबंध को स्वीकारते हैं। वो साफ कहते हैं कि कला अनुकरण होती है, लेकिन वो अनुकरण को कोई गंभीर कार्य नहीं मानते हैं, बल्कि उस अनुकरण को अज्ञान, भ्रांति, असावधानी और उससे प्राप्त उत्तेजना के साथ जोड़ करके देखते हैं और कहते हैं कि अनुकरण कोई गंभीर कार्य नहीं है। ये तो कहते हैं कि कला जो है अनुकरण करती है, लेकिन वो अनुकरण कोई गंभीर कार्य नहीं है। इस प्रकार इनको कविता का जो इन्होंने विभाजन किया, एक प्रकार से कविता के बारे में जो इन्होंने ये कहा कि कविता तो मनुष्य को विलासी बनाती है, अनैतिक बनाती है, कवि तो उन्मादग्रस्त पागलपन के माहौल में कविता की सृष्टि करता है, पाठक में वासनाओं का संचार करके स्वयं तो लोकप्रिय बन जाता है, लेकिन वह पाठक को अनैतिक बना देता है और आदर्श राज्य में अनैतिकता के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए मित्रों, ध्यान रहे, प्लेटो ने काव्य को
उपयोगितावाद के दृष्टिकोण से देखा है। वे मूलतः दार्शनिक हैं। उन्होंने सौंदर्य शास्त्र के दृष्टिकोण से काव्य को नहीं देखा है। वो साफ कहते हैं कि मेरे इस आदर्श राज्य में गोबर से भरी हुई टोकरी भी सुंदर कही जाएगी यदि उसका कोई उपयोग है तो, अन्यथा स्वर्ण जटित चमचमाती ढाल भी व्यर्थ है यदि उसका कोई उपयोग नहीं है तो प्लेटो काव्य को उपयोगितावादी दृष्टिकोण से देखने के पक्षपाती हैं और वो कहते भी हैं कि मैं अनुकरण का स्वागत करूंगा, लेकिन मुझे आप साबित करेंगे। कवि को ये साबित करना होगा कि आप जिसका अनुकरण कर रहे हैं वह सत्य और शुभ के निकट है, जो मानवता के लिए कल्याणकारी है, उसको स्थापित करो। लेकिन वो अपने से पहले के होरेस जैसे कवियों का उदाहरण देकर कहते हैं कि अरे ये कवि तो केवल वासनाओं का केवल या बौद्धिक आनंद नहीं देते हमको। कविता ऐसी होनी चाहिए जो हमको बौद्धिक आनंद दे। लेकिन कवि लोग दे क्या रहे हैं? कवि लोग इंद्रिय आनंद दे रहे हैं, और इंद्रियों का आनंद जो है हमको अनैतिक और विलासी बना करके जर्जर बनाता है। इसलिए मेरे आदर्श राज्य से कवि का बहिष्कार है। और अपनी इसी विचारधारा के कारण प्लेटो का साफ कहना है कि मैं मोची को भी वो महत्व दूंगा, लेकिन मैं कवि को मोची से भी कम महत्व ही नहीं दूंगा। तो देखिए, कवि कर्म को प्लेटो ने कवि कर्म को अनैतिक मूल्यों के साथ जोड़ करके देखा है कि कवि कर्म नैतिक मूल्यों की अवहेलना करता है, इसलिए मोची से भी जो है कमतर उन्होंने कवि को आंका है और साफ कहा है कि भाग जाओ मेरे आदर्श राज्य से, क्योंकि मुझे शक्तिशाली जो शक्ति के प्रति इतने पागल, जो आप कह सकते हो कि इतना उन्माद जिनमें है, क्योंकि प्रतिगामी शक्तियों से अपने देश को बचाना बहुत जरूरी है। अब प्लेटो ने मित्रों इस संदर्भ से अपना दृष्टिकोण दिया है। इसलिए प्लेटो का साफ कहना है कि अनुकरण कोई गंभीर कार्य नहीं है, क्योंकि जो कवि या कलाकार होता है वह तो मूल आदर्श के जो अनुकरण यानी कि दृश्यमान जगत जो मूल आदर्श का अनुकरण है, उस अनुकरण का भी अनुकरण होने से सत्य से दोगुनी दूरी पर है। सत्य कहाँ है? सत्य तो इस मूल आदर्श में है। सत्य से एक दूरी तो ये हो गई और एक दूरी ये हो गई, तो सत्य से दोगुनी दूरी है। कविता में सत्य ही नहीं है, कविता तो असत्य की सृष्टि करती है। अब एक बड़ा मजेदार सा पहलू यह है कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र की शुरुआत प्लेटो से होती है और भारतीय काव्यशास्त्र की शुरुआत भरतमुनि से होती है। और दोनों की विचारधारा में आप ये अंतर देखिए कि प्लेटो ने तो काव्य पर ऐसे भयानक आरोप लगा दिए कि कविता आरोप के कठघरे में खड़ी हो गई। वो तो भला हो अरस्तु का, जो अपने विरेचन और त्रासदी सिद्धांत अनुकरण सिद्धांत के द्वारा कविता की भव्यता को पुनः स्थापित किया और कविता को आरोप के कटघरे से निकाल करके कविता का सौंदर्यवादी मूल्यांकन किया, वरना कविता तो कटघरे में ही खड़ी रहती। एक तरफ प्लेटो की विचारधारा और एक तरफ भारतीय आदर्शवादी विचारधारा आप देखिए, जहां भरतमुनि ने वेद्यांतर स्पर्श शून्य, कविता का आनंद अलौकिक है, कविता जो है वो किस प्रकार अखंडित अविभाज्य रस की सृष्टि करती है, और वह ऐसा रस जो राग द्वेष वो ममत्व परत्व की भावनाओं से मुक्त कर देता है। कि राग एक बंधन है, लेकिन विराग भी एक बंधन है, और राग और विराग से दूर जिसका कोई केंद्र नहीं वह आनंदवाद है। कि कविता के रस के द्वारा सहृदय उस निर्व्यक्तिक अनुभूति को करने लगता है कि जहाँ वह देशकाल की सीमाओं से उठ करके एक निर्व्यक्तिक अनुभूति को करने लगता है, और उसका जो भावलोक है पूरे लोक के भावलोक के साथ तारतम्य स्थापित कर लेता है। तो दोनों के दृष्टिकोण देखिए। भारतीय काव्यशास्त्र ने प्रारंभ में ही नाटक के संदर्भ में विचार करते हुए कविता की भव्यता को, कविता के महान सत्य को स्थापित किया, और प्लेटो ने कविता को असत्य कह करके एकदम से जो अनैतिक मूल्यों से जोड़ करके कविता को उन्होंने विश्लेषित किया है। तो अब मैं समझ रहा हूं कि इस छोटी सी जो हमने बात की है, इसमें आप एकदम से ये जान रहे हैं कि काव्य विषयक जितनी भी मान्यताएं प्लेटो ने दी है वो नकारात्मक रूप से उन्होंने अपनी बात कही है। और वो ये भी कहते हैं कि आदर्श राज्य में मैं उस कवि का स्वागत करूंगा जो ये साबित कर दे कि उसकी रचना मानव कल्याण के लिए उपयोगी है, उपयोगितावाद।
और असल में प्लेटो और अरस्तु के जो वैचारिक अंतर है उसकी हम विस्तार से व्याख्या करेंगे। लेकिन जो असली अंतर इस बात को लेकर के है कि प्लेटो का पूरा की पूरा जो रुझान है वो उपयोगितावादी दृष्टिकोण को साथ लेकर चला है, जबकि अरस्तु ने सौंदर्य शास्त्र के दृष्टिकोण से काव्य को विश्लेषित किया है। आप देखिए, प्लेटो तो ये कहते हैं कि कविता जो है हमारी भावनाओं को उद्दीप्त करके हमें अनैतिक बनाती है, लेकिन अरस्तु ये कहते हैं कि बिल्कुल ये बात तो सही है कि कविता हमारी भावनाओं का उद्रेक करती है, लेकिन उद्रेक करके वह करुणा और त्रास के मनोविकारों के द्वारा हमारा विरेचन कर देती है, हमारा मानसिक संतुलन बना रहता है, हमें मन शांति मिलती है, हमें आनंद का भाव मिलता है। इसलिए उन्होंने विरेचन सिद्धांत दिया और अनुकरण सिद्धांत के द्वारा अरस्तु ने बतलाया कि कविता का सत्य वो तो महान भव्यतर सत्य है। उस कविता के सत्य के आगे तो इतिहास का सत्य भी बहुत छोटा पड़ जाता है। इस प्रकार मित्रों, बड़े वैचारिक अंतरों के साथ में प्लेटो और अरस्तु अपनी अपनी बात कहते हैं। ये जो मैंने आपको मौखिक रूप से सुनाया है उसके एक एक पहलू को हम लिपिबद्ध करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेटो की। प्लेटो का सबसे पहले तो आप समय याद रखेंगे 427 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। यूनान के बहुत बड़े दार्शनिक रहे हैं और इन्होंने वैसे तो खैर बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन काव्य संबंधी इन्होंने अलग से तो कोई स्वतंत्र पुस्तक नहीं लिखी। जैसे अरस्तु ने पेरीपोइटिकीस लिखी है जिसको पोइटिक्स कहते हैं, परंतु इनकी पुस्तक जो है रिपब्लिक द गणराज्य, उसमें प्लेटो के जो काव्य विषयक विचार हैं वो देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो मित्रों आप इस बात को नोट कर लेंगे कि यद्यपि प्लेटो ने कोई स्वतंत्र रूप से काव्य शास्त्रीय कृति तो नहीं लिखी, किंतु उनके काव्य विषयक विचार, उनके किनके? प्लेटो के। किंतु उनके काव्य विषयक विचार रिपब्लिक, इस पुस्तक को पूछते रहते हैं, ध्यान रखेंगे इसको हिंदी में क्या कहेंगे? गणराज्य, द गणराज्य। किंतु उनके काव्य विषयक विचार रिपब्लिक कृति में देखने को मिल जाते हैं, कृति में देखे जा सकते हैं। अब काव्य के संदर्भ में प्लेटो जो जो बातें कह रहे हैं उनको हम बिंदुवार लिखते चलेंगे और जब अरस्तु का अध्ययन करेंगे तो हम साथ साथ तुलना करते चलेंगे। अब देखिए, प्लेटो मूल आदर्श को ईश्वरकृत वास्तविक सत्ता मानते हैं। आप विषय बना लेंगे प्लेटो के काव्य विषयक विचार। प्लेटो के काव्य विषयक विचार। बल्कि मित्रों, ये पाश्चात्य काव्यशास्त्र तो ऐसा टॉपिक है जहां मैथ की तरह सवाल मिलते हैं, सीधे सीधे आपको एक बार बस थोड़ी आपकी समझ बन जाए, फिर यहां से कोई सवाल बचकर जाता ही नहीं है। अब देखिए, प्लेटो के काव्य विषयक विचार को आप चाहो तो बिंदुवार नोट करते चलेंगे कि प्लेटो मूल रूप से कैसे विचारक है? मूल रूप से दार्शनिक है, आदर्शवादी विचारक है और इनका पूरा के पूरा काव्य चिंतन राज्य के आदर्श से जुड़े हुए पहलुओं को उठाते हैं और समाज कल्याण की भावना से ये अपने उपयोगितावादी दृष्टिकोण को जाहिर करते हैं। तो प्लेटो मूल आदर्श को ईश्वरकृत वास्तविक सत्ता मानते हैं। प्लेटो मूल आदर्श को ईश्वरकृत वास्तविक सत्ता
ईश्वरकृत वास्तविक सत्ता मानते हैं, कि जो मूल आदर्श है वह तो ईश्वर की वास्तविक सत्ता है, और जो ये दृश्यमान जगत है, जो भी आपने चार्ट बनाया, यह दृश्यमान जगत उस वैचारिक आदर्श जगत की अनुकृति मात्र है। तो ध्यान रहे कि प्लेटो मूल आदर्श को ईश्वरकृत वास्तविक सत्ता मानते हैं, इसे वे वैचारिक जगत, है ना, सृष्टि का निर्माण करना, ये ब्रह्म के मस्तिष्क में है। तो इस वैचारिक आदर्श इसको कहा गया है। तो प्लेटो इसको वैचारिक आदर्श भी कहते हैं, इसे वे वैचारिक आदर्श भी कहते हैं, आदर्श भी कहते हैं। और फिर प्लेटो का ये कहना है मित्रों कि जो ये दृश्यमान जगत है वह इस वैचारिक आदर्श जगत का अनुकरण करती है, यानी करता है, जगत है अनुकरण करता है। तो यह दृश्यमान जगत वैचारिक आदर्श जगत की अनुकृति मात्र है। यहां तक लिख लेंगे। यह दृश्यमान जगत, यह दृश्यमान जगत वैचारिक आदर्श का अनुकृत रूप है, अनुकृत रूप है। मतलब क्या हो गया मित्रों? मतलब हो गया कि ये जो दृश्यमान जगत है ये वैचारिक यानी ईश्वरकृत जो वास्तविक सत्ता है उसका ये अनुकरण रूप है। तो यानी कि कविता, यानी कि दृश्यमान जगत उस वैचारिक जगत का अनुकरण करता है और कविता इस दृश्यमान जगत का अनुकरण करती है। कविता इस दृश्यमान जगत का अनुकरण करती है, कविता इस दृश्यमान जगत का अनुकरण करती है, अनुकरण करती है जो पहले से ही, जो पहले से ही अनुकृत रूप है, यानी कि वो पहले ही अनुकरण किया गया है, अनुकृत रूप है। अतः कविता अनुकरण का, अनुकरण होने से, अनुकरण का अनुकरण होने से सत्य से दोगुनी दूर हो गई, सत्य से दोगुनी दूर है। अच्छा, कहीं कहीं इसको 3 गुनी दूरी भी कह देते हैं, लेकिन 2 गुनी दूरी कहना ही ज़्यादा सटीक है। और वो मैंने 2 गुना आपको बताया भी था, क्योंकि ईश्वरकृत वास्तविक सत्ता का एक अनुकरण तो हो गया दृश्यमान जगत, और दृश्यमान जगत से फिर जो कवि या कलाकार जो अनुकरण कर रहा है वो अनुकरण हो गया दूसरा। तो सत्य से 2 गुनी दूर है। अब यदि अनुकरण सत्य से 2 गुनी दूरी है तो अनुकरण का फायदा क्या है? तो इसे अनुपयोगी और त्याज्य बतलाया है। इसलिए प्लेटो ने, इसलिए प्लेटो ने अनुकरण को असत्य व त्याज्य बतलाया है कि जो ऐसा सत्य से 2 गुनी दूर है तो वो किस काम का है। तो असत्य और त्याज्य बतलाया है। अब ध्यान रहे मित्रों एक महत्वपूर्ण पहलू कि कहीं हम ऐसा ना समझ ले कि प्लेटो कला और अनुकरण के संबंध को स्वीकारते ही नहीं है। संबंध को तो वो साफ तौर से स्वीकार रहे हैं कि कला प्रकृति का अनुकरण करती है, ये तो वो साफ कहते हैं। तो प्लेटो कला और अनुकरण के घनिष्ठ संबंध को तो स्वीकारते हैं, लेकिन अनुकरण को कोई गंभीर कार्य न मानकर इसे असावधानी, भ्रांति, इससे प्राप्त उत्तेजना के कारण वो त्याज्य मानते हैं। तो अगला बिंदु ध्यान करके एक एक बिंदु को आप क्रम क्रम से नोट करते चलेंगे। प्लेटो कला व अनुकरण,
प्लेटो कला व अनुकरण के घनिष्ठ संबंध को तो स्वीकार करते हैं, प्लेटो कला व अनुकरण के घनिष्ठ संबंध को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन वे अनुकरण को, अब आपसे पूछ ले कि प्लेटो अनुकरण को गंभीर कार्य मानते हैं तो कथन अपने आप में गलत हो जाएगा। लेकिन वे अनुकरण को कोई गंभीर कार्य न मानकर, लेकिन वे अनुकरण को कोई गंभीर कार्य न मानकर अनुकरण से प्राप्त भ्रांति, असावधानी व उससे प्राप्त उत्तेजना के कारण इनके अनुसार जो है कविता हमें उत्तेजित करती है, हमें अनैतिक बनाती है। असावधानी व उससे प्राप्त उत्तेजना के कारण त्याज्य मानते हैं। किसे त्याज्य मानते हैं? कि ये जो अनुकरण हो रहा है ये त्याज्य है, ये व्यर्थ है, कविता ही व्यर्थ है, आदर्श राज्य से कवि को भाग जाना चाहिए। तो मित्रों ध्यान रहे कि प्लेटो ने असल में जो कविता है उसको उपयोगितावादी दृष्टिकोण से देखा है। आ जाए एक लाइन पंक्ति आ जाए कि प्लेटो ने काव्यशास्त्रीय दृष्टिकोण से, काव्य सौंदर्य के दृष्टिकोण से कविता को देखा है तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। काव्यशास्त्रीय दृष्टिकोण से तो फिर अरस्तु ने देखा है। अगला बिंदु लिख लेंगे कि प्लेटो ने काव्य को उपयोगितावादी दृष्टि से देखते हुए कवि कर्म को, कि कवि जो कविता करता है, कवि कर्म को नैतिक मूल्यों की अवहेलना के साथ जोड़कर देखा है। नैतिक मूल्यों की अवहेलना के साथ जोड़कर देखा है। तो जो प्लेटो की उपयोगितावादी दृष्टि है वह कवि कर्म को नैतिक मूल्यों की अवहेलना से जोड़ करके देखते हैं। और ध्यान रहे मित्रों कि जिस अनुकरण की बात प्लेटो करते हैं वो यथार्थ वस्तुपरक प्रत्यंकन है। ध्यान रखेंगे, इस शब्दावली को सीधे सीधे पूछते हैं। और देखो आप ये मान के चलेंगे असल में जो पूरा की पूरा जो अंतर है वो इस बात को लेकर के है कि प्लेटो जिस अनुकरण की बात करते हैं वो अनुकरण हूबहू अनुकरण की बात करते हैं। इस हूबहू अनुकरण को ही बोलते हैं यथार्थ वस्तुपरक प्रत्यंकन की बात करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई फोटोग्राफर है और उसने इस पंखे का फोटो ले लिया। अब पंखे का फोटो जैसा पंखा दिख रहा है उसी का रूप उस फोटो में दिख रहा है। ऐसे अनुकरण में आपने कल्पना भावना का तो कोई समावेश किया ही नहीं, बस जैसा वो दिख रहा है उसका अनुकरण कर दिया। लेकिन मित्रों आप बताओ क्या कवि अपनी कविता में संसार को देखने में अपनी भावनाओं, अपनी अनुभूतियों, अपनी कल्पनाओं, अपने विचारों का प्रयोग नहीं करता है? बिल्कुल करता है। आप ये मान के चलिए, अब एक चित्रकार को आप कहिए कि भाई चित्रकार आप इस पंखे का चित्र बनाइए, तो यकीन मानिए आप कि जो पंखा आपको प्रत्यक्ष दिख रहा है उससे ज़्यादा खूबसूरत अब वो अपने चित्र में दिखाई देगा। तो जो अंतर फोटोग्राफर का और चित्रकार का है वही अंतर प्लेटो के अनुकरण का और अरस्तु के अनुकरण का है।
इसलिए अरस्तु के अनुकरण को हम हूबहू अनुकरण यानी यथार्थ वस्तुपरक प्रत्यंकन नहीं कह सकते, बल्कि वह कल्पनात्मक भावपरक अनुकरण है। एक प्रकार से जीवनानुभूति का पुनर्सर्जन करने वाली प्रक्रिया का नाम है अनुकरण अरस्तु के लिए। बल्कि अरस्तु तो यहाँ तक कहते हैं कि कला जो है वो प्रकृति का अनुकरण करती है, और जो हमें प्रकृति भी नहीं दे पाती वह हमें कला उस रूप को प्रदान करती है। जैसे मान लीजिए सामने कोई साधारण जो है आम का पेड़ है, लेकिन जो कविता में उसको इस प्रकार से व्यंजित किया जाएगा कि उसमें फल फूल, उसमें जो है जैसे चित्रकार ने दिखा दिया कि पेड़ पर कोयल बिठा दी, फल लगा दिए और विहंगम सुंदर दृश्य हो गया। तो इस प्रकार जो अरस्तु का अनुकरण है वो कोरा अनुकरण नहीं है, उसमें कल्पनात्मक भावनात्मक अनुकरण से तात्पर्य है। लेकिन इनका जो अनुकरण है ये कहते हैं कि यार क्या फ़ायदा, इस अनुकरण को आप हूबहू ला रहे हो तो क्या दे रहा है। सही बात है, हूबहू अनुकरण में तो वो आनंद भी नहीं मिलेगा, इसलिए आनंद तत्व यहाँ है ही नहीं है। तो ध्यान रहे इस पहलू को, आप इस शब्दावली को ध्यान रखेंगे कि प्लेटो वस्तु के यथार्थ वस्तुपरक प्रत्यंकन की बात करते हैं। तो प्लेटो यथार्थ वस्तु, प्लेटो का अनुकरण ऐसे लिखेंगे हम कि प्लेटो का अनुकरण यथार्थ वस्तुपरक प्रत्यंकन है। और यथार्थ वस्तुपरक प्रत्यंकन से हम अर्थ क्या ले लेंगे, साधारण शब्दावली में हूबहू चित्रण, यथार्थ का हूबहू, यथार्थ का हूबहू अनुकरण, ये इसका अर्थ है। तो प्लेटो का अनुकरण कैसा है, यथार्थ वस्तुपरक प्रत्यंकन है, जो एक प्रकार से कहें कि हूबहू अनुकरण है। और कविता को उपयोगितावादी दृष्टिकोण से देखते हुए प्लेटो ने अनुकरण को कोई गंभीर कार्य नहीं माना, क्योंकि ये देख रहे हैं कि अनुकरण किस चीज़ का हो रहा है। आपने महासत्य से अनुकरण हुआ दृश्यमान जगत का, तो अनुकरण में तो फिर असत्य आ गया, और असत्य का भी अनुकरण है। दृश्यमान जगत जो असत्य है कि संसार को मिथ्या मानते हैं, दार्शनिक है तो उस दृष्टिकोण से सोचते हैं, और फिर उसका अनुकरण जो पहले से ही असत्य है दृश्यमान जगत, उसका अनुकरण कविता कर रही है, तो कविता असत्य से भी बड़ी असत्य हो गई। तो एक प्रकार से अनुकरण से संबंध इन्होंने असत्य से जोड़ा है, और जो असत्य होता है वो भ्रांति पैदा करेगा, असावधानी पैदा करेगा, उत्तेजना पैदा करेगा। तो इन सबको हटाओ, तो अनुकरण कोई गंभीर कार्य नहीं है। अब ध्यान रहे मित्रों कि ऐसा भी नहीं है कि प्लेटो अनुकरण का पूर्णतः बहिष्कार करने के पक्ष में है। वो अपने आदर्श राज्य में कवियों के लिए चुनौती देता है कि वो कवि ये साबित कर दे कि उसकी रचना मानवता के चिरस्थायी महत्व के लिए है, या वह अनुकरण योग्य जो उनकी रचना है वो सत्य और शुभ के निकट है। तो उस सीमा तक तो इन्होंने अनुकरण का समर्थन किया है, लेकिन मोटे तौर पर इन्होंने अनुकरण को माना मिथ्या और असत्य ही है। लेकिन फिर भी इस पहलू को भी आप ध्यान रखेंगे कि प्लेटो ने अनुकरण का समर्थन, प्लेटो ने अनुकरण का समर्थन उसी सीमा तक किया है, उसी सीमा तक किया है जहां तक अनुकरण योग्य वस्तु सत्य हो, शुभ हो तथा सत्य के निकट हो, तथा सत्य के निकट हो, यह कहना है प्लेटो का। अब यदि ऐसा है, यहां तक बात आ रही है, यदि अनुकरण योग्य वस्तु जो है वो शुभ है और सत्य के निकट है, तो वहां तक उनका वो स्वागत है। और प्लेटो का साफ मानना है मित्रों कि कवि
यश और कीर्ति के लिए पाठक की वासनाओं को उत्तेजित करता है और पाठक को एक प्रकार से कहे तो उसके मन में भावनाओं को आवेगपूर्ण बनाता है, उन्मादग्रस्त स्थिति का चयन करता है और वह स्वयं तो लोकप्रिय बन जाता है लेकिन पाठक को वह अनैतिक बना जाता है। तो जो ट्रेजेडी का कवि है, त्रासदी का कवि, प्लेटो क्या बोलते हैं कि त्रासदी का कवि हमारे विवेक को नष्ट करके हमारी वासनाओं को जागृत करता है। प्लेटो का विचार है, प्लेटो का विचार है कि ट्रेजेडी, ट्रेजेडी किसे कहेंगे? त्रासदी। ट्रेजेडी के कवि क्या करते हैं? कवि क्या करता है? तो ये हमारे विवेक को नष्ट करके वासनाओं को जागृत करता है, हमारे विवेक को नष्ट करके हमारी वासनाओं को जागृत करता है, हमारी वासनाओं को जागृत करता है। और जब वासनाओं को जागृत कर देगा, उनका पोषण करेगा, उनको पुष्ट करेगा तो हमें अनैतिक बनाएगा। तो ट्रेजेडी का कवि हमारे विवेक को नष्ट करके हमारी वासनाओं को जागृत करता है, वासनाओं का पोषण करके उन्हें पुष्ट बनाता है। जबकि ये कहते क्या है? प्लेटो कहते हैं कि होना ये चाहिए कि हमको बौद्धिक आनंद दे। कवि को ऐसा होना चाहिए कि वो हमको बौद्धिक आनंद दे, लेकिन वो देता हमको इंद्रिय आनंद है और इंद्रिय आनंद हमें नहीं चाहिए। बौद्धिक आनंद यदि कवि दे नहीं पा रहा तो इस आदर्श राज्य से भाग जाओ। तो ये वो साफ कहता है कि मेरे आदर्श राज्य से कवि का बहिष्कार है। तो कवि के बहिष्कार की बात करते हैं। ध्यान रहे मित्रों, प्लेटो का काव्य को लेकर के साफ मानना है कि कवि क्या करता है। तो देखिए, प्लेटो कहते हैं, प्लेटो का विचार है, प्लेटो का विचार है कि कवि अपने यश, कवि अपने यश व कीर्ति के लिए पाठक की वासनाओं को उत्तेजित कर, कीर्ति के लिए पाठक की वासनाओं को उत्तेजित कर क्योंकि बुराई का जो है शीघ्र प्रचार होता है ना, तो पाठक की वासनाएं उत्तेजित होती है, पाठक को इसमें आनंद आता है और पाठक अनैतिक बनता है, वो तो लोकप्रिय बन जाता है, पाठक को अनैतिक बना जाता है। तो पाठक की वासनाओं को उत्तेजित, आप ये कहे कि आप उत्तेजित करके वो आवेगपूर्ण और उन्मादग्रस्त स्थिति का चयन करता है, वह आवेगपूर्ण वह उन्मादग्रस्त स्थिति का चयन करता है। ऐसी घटनाओं को वो अपने काव्य में दिखाता है, उन्मादग्रस्त स्थिति का चयन करता है और ऐसा करके वह ट्रेजेडी का कवि स्वयं तो लोकप्रिय बनता है लेकिन पाठक को अनैतिक बना देता है। ऐसा करके कवि स्वयं तो लोकप्रिय बन जाता है, स्वयं तो लोकप्रिय बनता है, लेकिन पाठक को अनैतिक बना देता है, अनैतिक बना देता है। और इसीलिए हमने इससे पहले एक बिंदु लिखा है कि प्लेटो की जो उपयोगितावादी दृष्टि है
वह कवि कर्म को नैतिक मूल्यों की अवहेलना से जोड़ करके देखती है। तो एक प्रकार से कविता पर पावित्र्य दूषकता के बड़े आरोप प्लेटो ने लगा दिए, इसमें कोई दोहराए नहीं है। हम ये बात निर्द्वंद रूप से कह सकते हैं कि ऐसा करके प्लेटो ने काव्य पर पावित्र्य दूषकता का मतलब है कि पवित्रता बोध को दूषित करने वाला, ऐसा करके प्लेटो ने काव्य पर पावित्र्य दूषकता के बड़े आरोप लगाए। एक प्रकार से कविता को आरोपों के कटघरे में खड़ा प्लेटो ने कर दिया। मित्रों, मैं आपको पुनः कह दूं कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र के जो आदि आचार्य हैं वो प्लेटो हैं। प्लेटो का समय आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और प्लेटो मूलतः दार्शनिक थे, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि इन्होंने हर स्थिति से कविता पर विचार किया है। राजनीतिक, नैतिक, कूटनीतिक, दार्शनिक, लेकिन काव्य शास्त्र के दृष्टिकोण से, सौंदर्य शास्त्र के दृष्टिकोण से इन्होंने कविता पर विचार नहीं किया है। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र के आदि आचार्य कौन है? प्लेटो। ध्यान रखेंगे, पाश्चात्य काव्य शास्त्र के आदि आचार्य, प्रारंभिक आचार्य या प्रवर्तक कौन है? प्लेटो है। प्लेटो हर क्षेत्र में इसको विषय की जानकारी है। प्लेटो को अफलातून कहा जाता है। मित्रों ध्यान रखेंगे, प्लेटो को अफलातून कहा जाता है। प्लेटो को अफलातून कहा जाता है। प्लेटो के बारे में आपको अच्छे से विदित होना चाहिए। प्लेटो मूलतः दार्शनिक थे। प्लेटो मूलतः दार्शनिक थे। या अगला बिंदु बना करके लिख लेंगे कि प्लेटो ने कविता को दार्शनिक, नैतिक, राजनीतिक, कूटनीतिक, उपयोगितावाद, प्लेटो ने कविता को राजनीतिक, नैतिक, कूटनीतिक, उपयोगितावाद आदि सभी दृष्टिकोण से देखा। आदि सभी दृष्टिकोण से देखा, लेकिन सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से नहीं देखा। यदि सौंदर्य शास्त्र के दृष्टिकोण से ये देख पाते तो फिर ऐसी बातें कविता के बारे में नहीं कहते। तो ध्यान रहे किस दृष्टिकोण से नहीं देखा, सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से। और बाद में अरस्तु ने कविता को और सब वादों से हटाकर केवल सौंदर्य शास्त्र के दृष्टिकोण से देखा है। तो मित्रों ध्यान रहे कि प्लेटो ने असल में ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि परम सत्य की प्राप्ति में काव्य कहाँ तक बाधक है या काव्य कहाँ तक साधक है। और स्पष्ट उसने इस विचारधारा के अनुसार बताया कि वही काव्य स्वीकार्य होगा जो परम सत्य की प्राप्ति में सहायता प्रदान करेगा। प्लेटो का साफ कहना है
प्लेटो का स्पष्ट विचार है, प्लेटो का स्पष्ट विचार है कि वही काव्य स्वीकार्य होगा, वही काव्य यानी वही कविता स्वीकार्य होगी। तो वही काव्य स्वीकार्य होगा जो परम सत्य की प्राप्ति में, जो परम सत्य की प्राप्ति में सहायक होगा। तो इन्होंने इस संदर्भ में विचार किया है और फिर इन्होंने काव्य को बताया कि काव्य जो है वह हमको मूल या वास्तविक सत्य से दूर ले जाता है, इसलिए वह ग्रहणीय नहीं हो सकता और वह त्यागने की वस्तु है। प्लेटो के अनुसार कविता हमें मूल वास्तविक सत्य से बहुत दूर ले जाती है, मूल वास्तविक सत्य से बहुत दूर ले जाती है, मूल वास्तविक सत्य से बहुत दूर ले जाती है। अतः कविता ग्रहणीय नहीं हो सकती। और फिर यदि कंडीशन शर्त है कि ग्रहणीय हो भी सकती है, यदि वो साबित कर दे कि वो परम सत्य में लोक मंगल मानवतावाद के पक्ष में खड़ी है, तो यहां ये बात अच्छे से स्पष्ट हो जाती है मित्रों कि प्लेटो के चिंतन में मूलतः परम सत्य की परिकल्पना मुख्य है। असल में प्लेटो के चिंतन में मूल सत्य, जिसमें आपने मूल आदर्श की बात की, मूल सत्य की संकल्पना प्रमुख है, की संकल्पना प्रमुख है। और जब प्लेटो इस बात को देखते हैं कि जो मूल सत्य की संकल्पना वो कविता के द्वारा हासिल नहीं की जा रही है, तो वे कविता पर आरोप लगा देते हैं कि ये भ्रांति की सृष्टि करेगी, ये एक प्रकार से कहे तो उन्मादग्रस्त माहौल की सृष्टि करेगी, असत्य की सृष्टि करेगी, इसलिए कविता को हटाइए। तो मित्रों ध्यान रहे कि प्लेटो, मैं फिर से अपनी बात को रिपीट कर देता हूं कि प्लेटो मूल आदर्श को ईश्वरकृत वास्तविक सत्ता मानते हैं और कविता जो अनुकरण का अनुकरण है वह इस मूल आदर्श को, जो ईश्वरकृत वास्तविक सत्ता है, इसकी प्राप्ति करने में सहायक नहीं बन पा रही है। और यही चिंता प्लेटो की सबसे बड़ी चिंता है। देखिए, प्लेटो का विश्वास है कि जो ये दृश्यमान जगत है ये वैचारिक जगत की अनुकृति मात्र है और दैवीय कलाओं के समान, इस बिंदु को आप नोट करेंगे प्लेटो के संदर्भ में, प्लेटो ने दैवीय कलाओं के समान, प्लेटो ने दैवीय कलाओं के समान मानवीय कलाओं के भी दो भेद किए हैं। मानवीय कलाओं के दो भेद किए हैं। ये दो भेद कौन से हैं? ये दो भेद हैं, एक उत्पादक कला और दो अनुकरणात्मक कला। उत्पादक कला और दो अनुकरणात्मक
या अनुकरण कला, अनुकरण करने वाली कला। और अनुकरणात्मक जो कला है, इस अनुकरण कला है, इसको फिर पुनः उन्होंने दो भागों में विभाजित किया है। तत्पश्चात इस अनुकरणात्मक कला को भी प्लेटो ने दो भागों में विभाजित किया है, दो भागों में विभाजित किया है। और अब ये दो भाग हैं, एक तो वो कहते हैं कि वास्तविक और दूसरा है कल्पित। एक वास्तविक तथा दो कल्पित। तो एक वास्तविक और दो कल्पित। अब इस आधार पर प्लेटो ने वस्तु के तीन रूप बतलाए हैं। इस आधार पर प्लेटो ने वस्तु के तीन रूप बतलाए हैं। ध्यान देना मित्रों, सवाल बनते हैं यहां से। वस्तु के तीन रूप कौन कौन से बतलाए इन्होंने? एक होता है वस्तु का आदर्श रूप, एक होता है वास्तविक रूप और एक होता है अनुकरणात्मक। ये तीन रूप जो वस्तु के इन्होंने बताए हैं, एक है आदर्श रूप, एक है वास्तविक रूप और एक है अनुकरणात्मक रूप। और वस्तु के इन तीन रूपों को स्पष्ट करते हुए प्लेटो ने एक पलंग का उदाहरण दिया है। और एक पलंग का उदाहरण देते हुए प्लेटो कहते हैं इसके तीन रूप होंगे। एक तो पलंग का होगा एक आदर्श रूप। आदर्श रूप वो है जो ब्रह्म है, अपने आप में ब्रह्म का सत्य है, ब्रह्म के मस्तिष्क में है सब चीजें। एक तो है आदर्श रूप जो ब्रह्म में है। दूसरा है बढ़ई द्वारा निर्मित एक रूप, कि बढ़ई ने फिर जो है उस पलंग का निर्माण किया। भाई आदर्श रूप क्या है? आदर्श रूप तो पेड़ है, जो किसकी सृष्टि किसका देन है? तो वो ब्रह्म का विचार है कि वृक्ष की उत्पत्ति की जाए। ये पूरा की पूरा दृश्यमान जगत जो है वो ब्रह्म के मस्तिष्क का विचार है, उसको बोलते हैं मूल आदर्श, यानी कि वो तो हो गया एक आदर्श रूप। और फिर बढ़ई ने उस लकड़ी के द्वारा, दृश्यमान जगत का एक हिस्सा है, उसके द्वारा पलंग का निर्माण किया। वो पलंग का निर्माण है, वो है एक वास्तविक रूप। और फिर तीसरा रूप वो है जो चित्रकार उसको बनाता है। और यहां पर प्लेटो साफ कहते हैं कि जो कला है और अनुकरण है, इसमें कोई दो राय नहीं, इन दोनों में घनिष्ठ संबंध है। लेकिन उससे फायदा क्या हुआ उस अनुकरण का? क्योंकि वो तो पहले ही एक असत्य रूप है, दृश्यमान जगत, और फिर उसका एक और अनुकरण रूप हो गया। तो इस प्रकार अनुकरण का समर्थन उसी सीमा तक करते हैं प्लेटो जहां तक कि वो अनुकरण योग्य वस्तु शुभ हो, सत्य के समीप हो। वरना इन्होंने अनुकरण को त्याज्य, भ्रांति, असावधानी से जोड़ करके देखा है। तो मित्रों, स्पष्ट तौर से हम एक बात कह सकते हैं कि प्लेटो का साहित्य के संदर्भ में, कविता के संदर्भ में स्पष्ट विचार है कि साहित्य का महत्व उसी सीमा तक स्वीकार किया जाएगा जहां तक वह नागरिकों में सत्य, न्याय, सदाचार की भावना प्रतिष्ठित करने में सहायक हो। वो कवि से कहते भी हैं, अरे भाई कवि, तुम ऐसी कविता लिखो जिससे हमारे मस्तिष्क का निर्माण हो, जो हमें तार्किक और बौद्धिक आनंद की आनंद को प्रदान करे। लेकिन तुम तो ऐसी कविता लिखते हो जिसका संबंध मस्तिष्क और तर्क से ना होकर के हृदय और उसकी भावनाओं से है। अब हृदय और उसकी भावनाओं से खिलवाड़ करके आप ये उच्छृंखलता को पैदा कर रहे हो। इसलिए कला और साहित्य की कसौटी आनंद और सौंदर्य न होकर के उपयोगितावाद है। ये प्लेटो के लिए साफ तौर से आप नोट कर लेंगे मित्रों।
प्लेटो के संदर्भ में आप लिख लेंगे कि प्लेटो साहित्य के महत्व को उसी सीमा तक स्वीकार करता है, प्लेटो साहित्य यानी कविता, कविता या काव्य, प्लेटो कविता के महत्व को उसी सीमा तक स्वीकार करता है, उसी सीमा तक स्वीकार करता है। किस सीमा तक? जहां तक वह नागरिकों में सत्य, न्याय और सदाचार की भावना को प्रतिष्ठित करे, जहां तक वह नागरिकों में सत्य, न्याय व सदाचार की भावना को प्रतिष्ठापित करे, वहां तक स्वीकार करते हैं। और कला और साहित्य की जो कसौटी है वह प्लेटो के लिए आनंद और सौंदर्य ना होकर क्या है? उपयोगितावाद। वास्तव में प्लेटो के लिए कला व साहित्य के संदर्भ में या कला व साहित्य की कसौटी वास्तव में विशेष रूप से रेखांकित कर लेंगे आप इस पहलू को, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण। वास्तव में प्लेटो के लिए कला व साहित्य की कसौटी आनंद और सौंदर्य न होकर, आनंद व सौंदर्य ना होकर उपयोगिता वाद थी। ये महत्वपूर्ण पहलू हुआ, उपयोगितावाद थी। और इसीलिए इन्होंने एक बहुत चर्चित उदाहरण दिया जो कई बार तो सीधे सीधे परीक्षा में उसको पूछते हैं कि एक गोबर से भरी हुई टोकरी भी सुंदर कही जा सकती है यदि उसका अपना कोई उपयोग है तो, अन्यथा एक स्वर्ण जटित चमचमाती हुई ढाल भी असुंदर है यदि उपयोग की दृष्टि से महत्वहीन हो तो। इस उदाहरण को लिख लो, ये सीधे सीधे आते हैं। अपनी उपयोगितावादी दृष्टि को परिभाषित करते हुए प्लेटो उदाहरण देते हैं। एक गोबर से भरी हुई टोकरी भी सुंदर कही जा सकती है, यदि उसका कोई उपयोग हो तो, अन्यथा स्वर्ण जटित चमचमाती ढाल भी असुंदर है यदि वह उपयोग की दृष्टि से
यदि वह उपयोग की दृष्टि से महत्वहीन हो तो, महत्वहीन हो तो। अब देखिए यहां पर साफ तौर पर ये गोबर की टोकरी वाले उदाहरण से स्पष्ट होता है कि इनके लिए कविता उपयोगितावाद का एक पहलू है। यदि उपयोगी है तो रखो, और यदि उपयोगी नहीं है तो आदर्श राज्य से कवि को बाहर भगा दो। तो मित्रों ध्यान रहे कि प्लेटो का साफ मानना है इस संदर्भ में कि प्लेटो का विचार है, क्योंकि हमको काव्य विषयक विचार ही तो पढ़ रहे हैं। प्लेटो का विचार है कि कवि हमारे मस्तिष्क व तर्क को प्रभावित करने के स्थान पर तर्क को प्रभावित करने के स्थान पर हमारे हृदय की भावनाओं से, हमारे हृदय की भावनाओं से खिलवाड़ करता है और पाठक को अनैतिकता की तरफ धकेल देता है। इसलिए आदर्श राज्य से कवि का बहिष्कार है। इसलिए आदर्श राज्य से कवि का बहिष्कार है। मित्रों ये है प्लेटो के काव्य विषयक विचार, और अभी भी हमें अन्य और भी विचारों के पहलू की बात करनी है। विस्तार से हमको प्लेटो समझना है ताकि अरस्तु हमें तुरंत समझ में आ जाए। प्लेटो के अन्य काव्य विषयक विचारों की चर्चा हम अगली कक्षा में विस्तार से करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।